नमस्कार छात्रों। आज हम सरकार के तीसरे अंग न्यायपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते हो, सभ्यता के प्रारंभ से ही न्यायपालिका का अस्तित्व रहा है। एक सभ्य समाज में नागरिकों की स्वेच्छाचारी शासन व अत्याचारों से सुरक्षा हेतु एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका का होना आवश्यक है। गार्नर ने कहा है कि न्यायपालिका के बिना एक सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। कोई भी समाज विधानमंडल के बिना रह सकता है, किंतु इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती कि किसी राज्य में न्यायपालिका की कोई व्यवस्था न हो। तो गार्नर के इस कथन से आप समझ सकते हो कि न्यायपालिका हमारे स्वतंत्र जीवन के लिए कितनी आवश्यक है और गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए भी आवश्यक है। न्यायपालिका सरकार का महत्वपूर्ण अंग है और वर्तमान में इसका महत्व भी बहुत अधिक बढ़ चुका है। शासन की कार्य कुशलता का अनुमान न्यायपालिका की कुशलता से ही लगाया जाता है। प्रत्येक राजनीतिक समाज में न्यायपालिका का अस्तित्व अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि न्यायपालिका ही शासन शक्ति के केंद्रीयकरण को रोकती है तथा बहुमत की निरंकुशता के अत्याचारों से जनता की रक्षा करती है। न्यायपालिका न केवल समाज में उठने वाले विवादों का समाधान करती है, बल्कि शासन शक्ति को मर्यादित, नियंत्रित एवं संतुलित भी करती है। इसलिए वर्तमान में राजनीतिक स्थिरता व कुशलता के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका का होना आवश्यक है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका पर ही टिकी हुई है। लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांत जैसे स्वतंत्रता व समानता की रक्षा एक सक्रिय न्यायपालिका द्वारा ही संभव है। यह न केवल व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों की व्याख्या करती है, अपितु परस्पर विवादों को निपटाकर न्याय भी प्रदान करती है। न्यायपालिका की कुशलता पर ही नागरिकों के हित एवं अधिकारों की रक्षा निर्भर करती है। देखिए, न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करते समय नए कानूनों को भी जन्म देती है। जहां न्यायिक व्यवस्था का अभाव होगा, वहां निरंकुश शासन होगा व अधिकार और स्वतंत्रताएं शासकों की कृपा पर ही निर्भर करती हैं। न्यायपालिका सरकार का एक ऐसा अंग है जो विधि का शासन स्थापित करती है। न्यायपालिका के अभाव में चोर, डाकुओं और शक्तिशाली व्यक्तियों का निर्बलों की संपत्ति पर कब्जा हो जाएगा और चारों ओर अन्याय का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है। आप जानते ही हो, सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है न्यायपालिका, जो समाज में प्रचलित विधि की व्याख्या करना तथा उसके उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने की व्यवस्था है। आधुनिक काल में न्यायपालिका को कई कार्य करने होते हैं। हालांकि राजनीतिक व्यवस्था एवं सरकार की प्रकृति के अनुसार इसके कार्यों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है।
आइए हम देखते हैं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में न्यायपालिका के मुख्य कौन कौन से कार्य हैं। पहला, न्याय करना। न्यायपालिका का मुख्य कार्य देश की मूलभूत विधि के अनुसार न्यायिक कार्य को संपन्न करना है। न्यायपालिका दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक मुकदमों को सुनकर व्यक्तियों के आपसी विवादों, सरकार व नागरिकों के बीच के विवादों तथा विभिन्न सरकारों के मध्य विवादों का निर्णय करती है। और न्यायपालिका न्याय करके अपराधियों को दंड देने की व्यवस्था भी करती है। दूसरा, विधि की व्याख्या करना, कानून की व्याख्या करना। संविधान तथा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों की व्याख्या करना न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है। विधि की जटिलता तथा अस्पष्टता के कारण व्याख्या का प्रश्न कई बार उत्पन्न होता है, तो उन विधियों की व्याख्या करने का कार्य न्यायपालिका ही करती है जो विधियां स्पष्ट नहीं होती हैं, और न्यायपालिका के द्वारा की गई व्याख्या अंतिम व सर्वमान्य होती है। तीसरा कार्य, मौलिक अधिकारों का संरक्षक। न्यायपालिका व्यक्ति के मूल अधिकारों व स्वतंत्रताओं की रक्षा करती है। यदि व्यक्तियों तथा सरकार द्वारा व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी रक्षा का दायित्व न्यायपालिका का होता है। इन अधिकारों का संविधान में वर्णन ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु उनका संरक्षण करना भी आवश्यक है। भारत व अमेरिका के संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इनका उल्लंघन होने पर नागरिक न्यायालय की शरण ले सकते हैं। यदि विधायिका के कानून भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें न्यायपालिका के द्वारा रद्द किया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका ही व्यक्तियों के मूल अधिकारों का सर्वोच्च संरक्षक है। चौथा कार्य, संविधान का संरक्षक। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी न्यायालय को ही प्राप्त है। संविधान में प्रतिपादित व्यवस्था एवं आदर्शों को बनाए रखना संविधान के संरक्षण का कार्य न्यायपालिका ही करती है। संविधान की विधियों के संबंध में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो न्यायपालिका ही उसका अंतिम व्याख्याकार है और उसका निर्णय सर्वमान्य होता है। पांचवा, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करती है। अर्थात अगर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका द्वारा कोई भी ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो संविधान के प्रावधान और विधि के मान्य सिद्धांतों के विपरीत हैं तो न्यायपालिका उन कानूनों को रद्द कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ने न्यायपालिका को बहुत अधिक शक्तिशाली बना दिया है। आधुनिक समय में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रारंभ सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रमुख सिद्धांत विधि की उचित प्रक्रिया है, जबकि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रमुख आधार है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं, क्योंकि वह विधि की प्रक्रिया के साथ साथ विधि की औचित्यता का भी परीक्षण कर सकती है, जबकि भारत में न्यायपालिका केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की ही जांच कर सकती है। हालांकि 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद में निर्णय के पश्चात भारत में भी न्यायिक पुनरावलोकन की प्रकृति अमेरिका के समान हो गई है। अब भारतीय न्यायालय भी विधि की उचित प्रक्रिया का भी परीक्षण करने लग गए हैं। छठा, संघीय व्यवस्था का संरक्षक। संघीय शासन प्रणाली में संविधान द्वारा केंद्र व उसकी इकाइयों को शक्तियों का विभाजन किया गया है। न्यायपालिका का ये दायित्व है कि संघ व इकाइयों के मध्य क्षेत्राधिकार के संबंध में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह उन विवादों का समाधान करे, और इनके परस्पर विवादों का निर्णय भी न्यायपालिका के द्वारा ही किया जाता है। अर्थात राज्य एवं केंद्र के मध्य अगर विवाद होते हैं तो इन विवादों का समाधान न्यायपालिका के द्वारा किए जाते हैं। अतः संघीय व्यवस्था का संरक्षण करना न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है। सातवां, विधि निर्माण। सामान्यतया विधि निर्माण का कार्य विधायिका का है, व्यवस्थापिका का है, किंतु विधि की व्याख्या करते समय न्यायाधीश उसके अर्थ को स्पष्ट करते हैं, जिससे एक नई विधि का निर्माण होता है। और अनेक बार न्यायालय के समक्ष ऐसे मुकदमे भी आते हैं जिन पर पूर्व में कोई विधि नहीं होती है अथवा अस्पष्ट होती है। ऐसे समय में न्यायाधीश न्याय के नियमों, निष्पक्षता, समानता और ईमानदारी के आधार पर निर्णय करते हैं, जिससे भविष्य में विधि की मान्यता प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार न्यायालय भी विधि का निर्माण करते हैं। आठवां, परामर्श देना। न्यायपालिका से यदि कार्यपालिका विधि व संविधान के जटिल प्रश्नों पर परामर्श मांगे तो वह उसे परामर्श देने का कार्य भी करती है। परामर्श का मतलब सलाह देने का कार्य भी करती है, जिससे विधि व संविधान का औचित्य स्पष्ट किया जाए। भारत में यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो वह संवैधानिक विषयों तथा सार्वजनिक महत्व के विषयों पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। अतः न्यायपालिका विधिक विषयों में भी सलाह देती है। नौवां, प्रशासनिक कार्य। न्यायपालिका अपने प्रशासनिक ढांचे को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक कार्य संपन्न करती है। न्यायिक कर्मचारियों की नियुक्ति, कार्यवाही संबंधी प्रक्रिया का निर्धारण व कार्य संचालन संबंधी नियमों का निर्माण भी न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है। अन्य कार्य में न्यायपालिका द्वारा लाइसेंस पत्र प्रदान किए जाते हैं, अवयस्कों की संपत्ति हेतु संरक्षक की नियुक्ति की जाती है, कंपनियों के मैनेजमेंट हेतु रिसीवर की नियुक्ति की जाती है,